हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार सैनी BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड, आज जो है हमारा जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर के आए BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वाइटल साइन। और वाइटल साइन के बारे में अपन ने देखा था कि वाइटल साइन क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर होते हैं, क्यों जरूरी होता है एक मरीज की अगर अपन कोई भी केयर कर रहे हैं, कोई भी सेवा दे रहे हैं तो क्यों, क्योंकि बिना वाइटल साइन के अपन किसी भी मरीज को कोई भी अगर केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं या उसका क्या आउटकम, क्या इवैल्यूएशन निकल के आया है, क्या रिजल्ट निकला तो उसको चेक करने के लिए, या जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को चेक करने के लिए। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वाइटल साइन के अंदर अपन ने जो 6-7 पैरामीटर होते हैं उसके अंदर पहला पैरामीटर अपन ने देखा था कि जो टेम्परेचर क्या होता है, पल्स क्या होता है। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है अपना है नेक्स्ट जो पैरामीटर रेस्पिरेशन। तो डियर फ्रेंड, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी स्किप नहीं करे, ताकि आपको जो भी अपकमिंग नॉलेज या जो अच्छी नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुंचा सके। और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ठीक है फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है वाइटल साइन के अंदर जो नेक्स्ट जो पैरामीटर अपना वो जो नेक्स्ट पैरामीटर वो कहलाता है अपना क्या है, रेस्पिरेशन। थर्ड पैरामीटर क्या है भाई अपना, रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन की बात आती तो क्या होता है भैया, रेस्पिरेशन भाई सांस लेने की प्रक्रिया, यानी कि क्या हो गया, जो हम क्या करते हैं ब्रीथिंग करते हैं, श्वास लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये क्या है, एक्ट ऑफ ब्रीथिंग हो गया। ब्रीथिंग बोला जाता है नहीं बोला, अरे ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी जो गैसेस होती है उसको अंदर और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, एक्सचेंज करना, गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, और जो सांस लेने की जो प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया। तो श्वसन क्या, एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर होता है कि श्वास को अंदर लेना और बाहर खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। तो एक्ट ऑफ ब्रीथिंग की हो गई। अगर अपन बात करते ये क्या है सर, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। भाई फिजियोलॉजिकल की क्यों, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया, क्योंकि विदाउट, बिना ऑक्सीजन के, बिना गैस एक्सचेंज के, बिना ब्रीदिंग के क्या एक ह्यूमन बीइंग या अदर गैसों के जो भी अपन बात करें, जो भी कोशिका होती है, जो भी सेल होती है, क्या बिना रेस्पिरेशन के उनका जीवन पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो क्या एक तो ब्रीदिंग ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर सांसों की प्रक्रिया क्या है भाई, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वह है जिसके अंदर क्या किया जाता है, इनहेल, हाँ भाई इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, एक्सहेल बाय ए क्लाइंट, या जो भी अपन, जो भी मरीज हो गया, क्लाइंट हो गया या जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो गया, जो भी क्या कर रहा है, श्वास ले रहा है, इनहेल और एक्सहेल बाय ए क्लाइंट, क्या इनहेल एक्सहेल बाय ए क्लाइंट विदाउट फोर्स। देखो यहां पे आपको क्या आया है, विदाउट फोर्स। परिभाषा क्या हो गई सर, एक क्या, एक प्रकार की क्या है, बोले एक प्रक्रिया है ब्रीदिंग की, जिसके अंदर कैसी प्रक्रिया है भी, फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया, जिसके अंदर क्या है, दो शब्द आया, इनहेल और एक्सहेल बाय ए क्लाइंट, बिना किसी फोर्स के। अरे भाई हम लोग क्या करें, इनहेलेशन का मतलब होता है जो गैस को अपना क्या करना, अंदर खींचने की प्रक्रिया। मैंने श्वास ली तो अंदर खींचने की प्रक्रिया, अंदर जाने को क्या कर रहा है, इनहेलेशन कहला रहा है, और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्सहेल कहलाती है। और ये प्रक्रिया कैसे हो, बिना किसी फोर्स के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्लाइंट है, एक आदमी है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो श्वास लेने के अंदर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएशन हो रही है, तो ऐसी कंडीशन वो नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगी, वो अपनी क्या कहलाएगी, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन कहलाएगी। क्या टर्मिनोलॉजी होती है वो अब भी अपन पढ़ेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या करना सर, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर क्या करना, किसी भी आदमी के द्वारा बिना फोर्स लगाए, बिना बल लगाए गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपना ब्रीथिंग कहलाती है। और जो नॉर्मल जो प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, यूपनिया बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है भाई, EUPHONEA, यूपनिया बोला जाता है क्या,
एक नॉर्मल एक्ट के अंदर ब्रीदिंग बिना किसी, तो सामान्य जो प्रक्रिया है, अगर नॉर्मल श्वास ले रहा है बिना किसी फोर्स के, बिना किसी बल के, अपना क्या कहलाता है। देखो इनहेल और एक्सेल में क्या अंतर है भाई, देखो इनहेल और एक्सेल में पढ़ते हैं डियर फ्रेंड अपना, देखो दो शब्द आए अपना, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे जो फेफड़े हैं भाई, देखो ये क्या है, ये अपना राइट वाला फेफड़ा हो गया, ये अपना लेफ्ट वाला फेफड़ा हो गया। राइट वाले फेफड़े के अंदर कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। राइट लेफ्ट वाले में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ये थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे अपना क्या बैठा रहता है, दिल बैठा हुआ रहता है। ये अपना ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के बाद में जैसे अपना ये श्वसन मार्ग हो गया, तो यहां से ऑक्सीजन, तो क्या हो गया भाई, देखो याद कर लेना, श्वास अंदर, ये अंदर जा रही है, जो आपकी ऑक्सीजन हो गई, अंदर खींच रहा, फेफड़ों में जा रही, तो श्वास अंदर चली गई। ऐसी प्रक्रिया क्या कहला रही है, इनहालेशन कहला रही, इनहेल कहला रही। क्या कहला रही है भाई, इनहेल कहला रही। और यही प्रक्रिया के माध्यम से वापस यदि मैं क्या करूं, बाहर छोड़ूं, बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, एक्सहेल कहला रही है। क्या कहला रही है भाई, एक्सहेल कहला रही। अब क्वेश्चन देखो एग्जामिनर बड़े अब कंपटीशन के एग्जाम के तरीके से देखो क्या होता है, अपन पढ़ते देखो नर्सिंग के अंदर, एनाटॉमी के अंदर आता है कि फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन अपन पढ़ते हैं डियर फ्रेंड। तो देखो थोड़ा मैं बात करता हूं कि सर देखो अपना अगर एनवायरनमेंट की मैं बात करूं, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, इस एनवायरनमेंट में टोटल जैसे कितनी गैसेस है, 100% गैसेस है। कितनी प्रतिशत गैस है, 100% गैसेस है। उसके अंदर से 78% अपनी क्या होती है, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। 21% अपनी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, O2 होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। 0.03% अपनी क्या होती है, CO2 गैस होती है। और बाकी जो बची 0.97 के अंदर जो भी अदर गैसेस है वो हमारी क्या है, तो टोटल गैसों का अनुपात अगर देखें 78% नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ जब एक आदमी क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, जब श्वास की प्रक्रिया, जब श्वसन को अंदर खींच रहा है, ऑक्सीजन अंदर ले रहा, तो ये बताओ कितना प्रतिशत ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करेगा भाई, 21% क्या करता है एक, जब देखो क्वेश्चन चलो यहां से मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक आदमी जब क्या है, इनहेलेशन कर रहा है, इनहेल कर रहा, तो ये बताओ कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अंदर खींच रहा है। कितनी प्रतिशत बता के चलना है, याद करके चलना, 21%। और यदि वो एक्सहेल की बात करते हैं, ये अपना क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑक्सीजन के बारे में। किसके बारे में याद रखना है कि इनहेल तो कितना करते हैं 21% और एक्सहेल छोड़ते कितनी है, वापस जो छोड़ते वो अपनी 16% ऑक्सीजन को अपन क्या कर देते हैं, वापस छोड़ देते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी एनवायरनमेंट में, इनहेलेशन में कितनी थी भाई, जब इनहेल कर रहे थे तो कितना प्रतिशत ले रहे थे, अपना कितना प्रतिशत ले रहे थे भाई, 0.03%। लेकिन अगर एक्सहेल कर रहे हो, वापस छोड़ रहे हो, तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, 5%। ये रटना नहीं है, लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना 21%, वापिस छोड़ रहे तब 16, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब अपन इनहेल कर रहे 0.3% तो छोड़ रहे तो कितना 5% अपना क्या कहलाता है, ये अपना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर। तो ये रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या होगी सर, गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया रेस्पिरेशन कहलाती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर बड़ा इंटेलिजेंट है भाई, रेस्पिरेशन के ऊपर अगर पढ़ रहे अपन, रेस्पिरेशन अपन पढ़ रहे, तो रेस्पिरेशन से संबंधित सवाल क्या, जैसे अपन टेम्परेचर में पढ़ा था कि टेम्परेचर का रेगुलेशन सेंटर क्या होता है, तो हमारा ये बता के चलना कि रेस्पिरेशन का जो अपना जो कंट्रोलेशन होता है, उसका जो रेगुलेशन सेंटर होता है वो अपना क्या होता है, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन सेंटर होता है अपना क्या होता है भाई,
मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा होता है भाई। देखो मेडुला, जैसे अपन पढ़ते कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ टेम्परेचर का रेगुलेशन सेंटर क्या, हाइपोथैलेमस होता है। और आंख बंद करके क्या करा, क्वेश्चन तो पूछा रेस्पिरेशन कर, आंख बंद करके अपन ने क्या ऑप्शन पे लगा दिया, हाइपोथैलेमस पे आंसर लगा दिया। तो जरा ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना है, किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से करना। क्वेश्चन पूछा हुआ है रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर कि ये बताओ श्वसन का रेगुलेशन सेंटर क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर होता है। कहां पे होता है, मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर। तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलेशन सेंटर हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो ब्रीदिंग का पैटर्न होता है या जो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार कैसी होती है। जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है, जो रेट की बात करते हैं भाई, रेस्पिरेशन रेट यानी कि जो श्वसन की दर है वो कितनी होती है। देखो सबसे पहले अपन बात करते चलते हैं नियोनेट की, या जो न्यूबॉर्न बेबी होती है, जो नया नया जब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, ज्यादा होती है क्या। तो जो नया बच्चा होता है उसके अंदर कितनी, 40 से लेकर के 60 ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ का मतलब 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर बाहर करेगा। जो नया नया नवजात शिशु होता है वो अपना 40 से लेकर के 60 बार क्या करता है, अपनी श्वास को अंदर बाहर करता है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ जो इन्फेंट या जो चाइल्ड हो जाएगा, 1 साल तक का हो गया, इन्फेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा क्या। भाई देखो जो इन्फेंट होगा उसके अंदर कितनी हो जाएगी, 30 से लेकर के 50 ब्रीथ पर मिनट के आसपास। 1 मिनट में कितना, 1 साल तक का बच्चा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया, अब हमने तो क्या रट रखा, आंख मीच के एक ऑप्शन करते सर, एडल्ट का तो हमने रट रखा है कितना, 12 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि क्या करता है, 1 मिनट में 12 से लेकर के 20 बार क्या करता है, श्वास को अंदर बाहर करता है। और यदि ऐसी प्रक्रिया, इसको अपन क्या नाम दिया था भाई, यूपनिया का नाम दिया था क्या। यदि ऐसी प्रक्रिया यूपनिया बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। नॉर्मल प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन को अंदर बाहर करना, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूपनिया कहलाती है। नियोनेट के अंदर कितनी होती है, ब्रीथ की जो रेट होती है 40 से लेकर के 60 ब्रीथ पर मिनट होगी, उसको नॉर्मल माना जाएगा। इन्फेंट की अगर अपन बात करें तो 30 से लेकर के 50 ब्रीथ पर मिनट को नॉर्मल माना जाएगा। एडल्ट के अंदर 12 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि कितनी बार अगर सांस ले रहा है 1 मिनट में, उसको नॉर्मल माना जाएगा। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया नॉर्मल के ऊपर। अब बात आती है बेटा, देखो क्वेश्चन एग्जामिनर बड़े अच्छे तरीके से पूछ लेता है, यहां तक भी आपने रट लिया। अब देखो क्वेश्चन पूछ लेता है, उसने वो अलग पैटर्न पूछ लिया। एबनॉर्मल तरीके से जो ब्रीदिंग के पैटर्न होते हैं तो अपना अपन देख लेते हैं भाई। जो एबनॉर्मल जो तरीके की होती है ना, एबनॉर्मल के अंदर जो ब्रीदिंग पैटर्न होते हैं, एबनॉर्मल के अंदर क्या पढ़ रहे हैं अपन, एबनॉर्मल जो ब्रीदिंग पैटर्न है। एबनॉर्मल का मतलब कि अगर कोई भी गड़बड़ी आ गई तो श्वास में कैसे दिक्कत आएगी, कैसे अल्टरेशन आएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा। पहली जो अपनी टर्मिनोलॉजी आती है भाई, देखो क्या है, डिस्निया, DYSPNOE। डिस्निया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी, सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाना। अरे भाई किसी को भी मान लो जैसे अस्थमा वाला मरीज है, उसका क्या होता है, COPD का मरीज है, उसको क्या होता है, उसका जो श्वसन नली है वो क्या हो जाती है, अपनी जो डायलेशन सॉरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, तो श्वास डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्या कहलाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। श्वास लेने के अंदर समस्या अपनी क्या कहला रही है, अपनी जो भी दिक्कत आ रही डिस्निया कहला रही है। दूसरी टर्मिनोलॉजी एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दे दी, ये बताओ टेकीपीनिया क्या कहलाता है। टेकी का मतलब होता है ज्यादा, पीनिया मींस सांस। भाई टेकी कार्डिया अपन हार्ट से संबंधित है, इसे रटना नहीं। टेकीपीनिया, टेकीपीनिया का मतलब क्या कहलाएगा भाई, टेकीपीनिया का मतलब कहलाएगा कि जो श्वसन की दर है, नॉर्मल कितनी पढ़ रहे थे अपन, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट पढ़ रहे थे क्या। लेकिन अगर कोई मान लो कोई भी आदमी 20 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा, क्या भाई 20 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा 1 मिनट के अंदर 20 बार से ज्यादा यदि वो क्या कर रहा है, 24 बार, 20 से लेकर, देखो 20 तो नॉर्मल माना जाता है,
24 ब्रीथ, 1 मिनट के अंदर 24 बार से ज्यादा अंदर बाहर सांस कर रहा है, वो अपना क्या कहलाएगा? टेकीपीनिया कहलाएगा। और यही प्रक्रिया यदि वो क्या करने, ब्रेडीपीनिया, ब्रेडीपीनिया का मतलब क्या कहलाता है? यदि वो कितना 25 कितना भाई 10 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 10 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से यदि इससे भी कम है या इससे कम या 10 तक भी है, वो हमारी किसके अंदर कहलाई? 1 मिनट में 10 बार से भी क्या नहीं कर रहा, श्वास नहीं ले रहा, तो अपना क्या कहलाएगा? ब्रेडीपीनिया कहलाएगा। तो पहले डिस्निया, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, टेकीपीनिया 24 से ज्यादा हो जाएगा, ब्रेडीपीनिया। चौथे नंबर पे आता है भाई अपना, चौथे नंबर पे आता है अपना क्या आ जाता है भाई? एक आता है अपना एपनिया। एपनिया जो टर्मिनोलॉजी सबने सुना है, एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ द ब्रीदिंग। अरे भाई सांस ही भूल गया, एब्सेंस ऑफ द ब्रीदिंग, सांस ही नहीं चल रही, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। कितने, अब देखो एपनिया का जो ड्यूरेशन होता है कई बार 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट का हो जाता है। एपनिया जिसको अपन बोलते हैं छोटे बच्चों के अंदर कॉमन, रोते रोते सांस भूल जाता है क्या, तो क्या कहलाता है भाई अपना? एपनिया कहलाता है। तो इसके अंदर क्या होना? एब्सेंस ऑफ द ब्रीदिंग, क्या कहला रहा है अपना? तो डिस्निया हो गया, टेकीपीनिया हो गया, ब्रेडीपीनिया हो गया, एपनिया हो गया। अब जो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी वो अपन फिर देखते हैं भाई। देखो क्या हो गया, 4 टर्मिनोलॉजी, यूपनिया देख लिया, टेकीपीनिया देख लिया, ब्रेडीपीनिया देख लिया। अब जो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो अपनी कहलाती है, क्या कहला रही है भाई? हाइपर एपनिया। हाइपर एपनिया का मतलब क्या होता है भाई? देखो इंक्रीज द डेप्थ और रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, हाइपर या फिर हाइपर, टर्मिनोलॉजी क्या कहला रही है भाई? हाइपर एपनिया, हाइपर एपनिया की कंडीशन। हाँ भाई, हाइपर एपनिया का मतलब क्या होता है? हाइपर एपनिया का मतलब होता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ, यानी कि इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। इंक्रीज भाई उसकी क्या हो जाए? श्वास लेने की डेप्थ, तो इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन, वो अपना क्या कहलाएगा? हाइपर एपनिया कहलाएगा। फिर आता है नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है अपना, एक एग्जामिनर बड़े तरीके से पूछा जाता है। अब जो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो, एक होता है बाइटोट स्पॉट, सॉरी बाइटोट रेस्पिरेशन, ये पूछा हुआ भी है 2019 एम्स 2019 नॉर्सेट का जो एग्जाम लगा था वहां क्वेश्चन पूछा हुआ है बाइटोट रेस्पिरेशन। और दूसरा है अपना चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कौन सा वाला? चाइनीज स्ट्रोक। कौन सा वाला पढ़ेंगे भाई? चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। दूसरा अपना क्या है? चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो देखो दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला अपना आता है बाइटोट रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है भाई? जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसा होगा? डीप रेस्पिरेशन। कैसा होगा? डीप रेस्पिरेशन। कैसा होगा? डीप होगा। डीप रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन, बट कैसा होगा? इर्रेगुलर। डीप रेस्पिरेशन होगा बट इर्रेगुलर होगा। रेगुलर रिदम के अंदर नहीं, सॉरी रेगुलर वॉल्यूम के अंदर, रेगुलर डेप्थ के अंदर नहीं होगा, इर्रेगुलर। और कैसा रहेगा? इर्रेगुलर एपनिया रहेगा। और कितने मिनट तक हो सकता है? इट में भी 1 मिनट से भी ज्यादा हो सकता है क्या? तो क्या है? डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन वो कैसी रहेगी? इर्रेगुलर रहेगी। रेगुलर नहीं भाई, इर्रेगुलर रहेगी। तो अपना क्या कहलाता है? बाइटोट रेस्पिरेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन को रटना नहीं भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहां पे? 2019 के अंदर जो एम्स वाला एग्जाम लगा था वहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जो फिर आता है नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो टर्मिनोलॉजी क्या है? चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। भाई रटना किसी का, कौन सी वाली? 6 नंबर की कौन सी? चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। हाँ भाई, किसी को रटना नहीं है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रटना किसी को नहीं है भाई। बीएलएस नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से आप सभी की जो भी मन के अंदर, जो भी क्यूरी दिमाग के अंदर जो भी डाउट है सबको क्लियर करा जाएगा भाई। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि जो डेप्थ होती है वो तो कैसा हो जाएगी? तो डेप्थ क्या डिक्रीज होना एंड क्या होना ना भाई? देखो जो डेप्थ होती है क्या हो जाती है? इंक्रीज डेप्थ एंड
सॉरी क्या होता है, जो डेप्थ तो होती है वो कैसे हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो क्या हो जावे, डिक्रीज हो जावे, वो अपना क्या कहलाता है, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो इंक्रीज रेट और इंक्रीज डेप्थ, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा है चाइनीज स्ट्रोक, तो इंक्रीज डेप्थ और डिक्रीज रेट ऑफ द रेस्पिरेशन हमारा क्या कहला रहा है, चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहला रहा है। तो अपन ने अब तक पढ़ा कि जो नॉर्मल और एबनॉर्मल हमारा कैसे क्या किया जाता है, कि जो वाइटल साइन लेते हैं तो ये एबनॉर्मल नॉर्मल क्या होती है। अब आती है कि जो सर हमारा जो वाइटल साइन जो चेक करते हैं, वाइटल साइन को जो चेक करा जाता है, यानी कि किसी भी आदमी का आप क्या कर रहे हो, रेस्पिरेशन चेक रेट चेक करने जा रहे हो, तो कैसे आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन को चेक करना। तो रेस्पिरेशन को चेक करने का तरीका क्या होता है भाई, किसी की श्वसन दर सबसे पहले आपके पास में मरीज आया तो उस मरीज को सबसे पहले क्या करवा देना भाई, सिट डाउन करवाना, उसको बिठाना है, रिलैक्स करवाना है, और क्या करवाना है, उसको बिठा। और एक बात, जब भी किसी मरीज का वाइटल साइन चेक कर रहे हो, रेस्पिरेशन रेट चेक कर रहे हो, मरीज को कभी भी नहीं बताना होता है कि मैं आपका रेस्पिरेशन चेक कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप मरीज को बताओगे कि मैं आपका क्या करने वाला हूं, रेस्पिरेशन चेक करने वाला हूं, तो उसके अंदर हमेशा क्या आएगी, एररिंग आएगी, क्या गड़बड़ी आएगी क्या, तो मरीज को कभी भी क्या नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। देन जैसे ही 10-15 मिनट बैठाया उसके बाद में क्या करना है भाई, मरीज की क्या करना है कि जो भी उसको बिठाने के बाद में मरीज को क्या करना है, उसके बाद में जो ब्रीदिंग ले रहा है उसकी ब्रीदिंग देखो, उसको जो ब्रीदिंग ले रहा है, जो सांस ले रहा है, उस सांस को क्या करना है। अरे भाई बहुत सिंपल सी इजी सी, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि किसी मरीज का वाइटल साइन चेक कर रहे हो, किसी मरीज का आप क्या कर रहे हो, श्वसन दर चेक कर रहे हो, तो कोई बहुत डिफिकल्ट काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या करना है, मरीज को बिठाना है, बिठाने के बाद उसको बताना नहीं कि मैं आपका रेस्पिरेशन चेक कर रहा हूं, आपके श्वसन दर चेक कर रहा हूं, श्वसन दर। ऐसा करोगे तो मरीज को क्या आ जाएगा। उसके बाद में मरीज के चेस्ट पे क्या रखोगे, हाथ रखोगे, ये जो ब्रीथिंग चेस्ट अपर डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्या जितनी बार, तो 1 मिनट के अंदर क्या करना है, 1 मिनट के अंदर जितनी बार क्या कर रहा है, वो ब्रीथिंग के अंदर क्या कर रही है, चेस्ट क्या हो रही है, उसकी ऊपर नीचे हो रही है, उसी को अपने को गिनना है। तो 1 मिनट में 12 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी भी बार वो क्या कर रहा है, चेस्ट को ऊपर नीचे कर रहा है, श्वास अंदर बाहर ले रहा है, यही तो हमारा रेस्पिरेशन रेट कहलाता है। तो ठीक है फ्रेंड, देखो ये हमारा क्या हो गया, रेस्पिरेशन रेट कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अपना किसके ऊपर, दूसरा जो टॉपिक आता है भाई, देखो हमारा हमने क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हमारा किसके ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं भाई, अपना दूसरा जो टॉपिक आ जाता है, अपना जो चौथा जो पैरामीटर आ जाता है, बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर की सिंपल सी परिभाषा क्या है, कैसे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, या आपको हम बताते हैं। भाई ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जो क्या होता है, रक्त के द्वारा, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा जो हमारी रक्त वाहिनियां होती है उन पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी कि जब हमारा हार्ट क्या करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हृदय के द्वारा ये जो वेंट्रिकल होंगे क्या होंगे भाई, वेंट्रिकल ब्लड को क्या करेंगे, महाधमनी के माध्यम से, अरोटा के माध्यम से क्या करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर भेजेंगे, सिस्टम के अंदर भेजेंगे। तो यहां से जो ब्लड जाएगा एक फोर्स के साथ में जाएगा, तो अपनी जो आर्टरी होती है, अपनी जो धमनियां होती है, भाई जो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये जो भी हमारी धमनियां है जिसको अपन बोलते हैं आर्टरी, आर्टरी के अंदर क्या बह रहा है, अपना ब्लड बह रहा है। ये जो ब्लड के द्वारा जो हमारी धमनियां होती है, रक्त वाहिनियां होती है, इन रक्त वाहिनियों के ऊपर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, अपना रक्त के द्वारा, क्या परिभाषा होती है, ब्लड के द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, किसके ऊपर लगाए गए दाब को, रक्त वाहिनियों पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक्सक्रिएटिंग फोर्स की परिभाषा क्या होगी, एक्सक्रिएटिंग फोर्स ऑफ द
किसके द्वारा? फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट दी वाल ऑफ दी किसके ऊपर है? ब्लड वेसल्स। क्या परिभाषा हो गई कि सर क्या हो गया? एक्सक्रीटिंग, जोर लगाता है किसके द्वारा? कौन लगा रहा है जोर? ब्लड के द्वारा फोर्स लगाया जाता है किसके ऊपर? ब्लड वेसल्स के ऊपर। भैया हमारी ब्लड वेसल्स है, इनके अगेंस्ट, इसके ये इधर है तो इनके अगेंस्ट ऐसे क्या करेगा? बाहर धकेलेगा। क्या? तो दीवार के ऊपर। तो क्या है? एक्सक्रीटिंग फोर्स ऑफ दी ब्लड अगेंस्ट दी वॉल ऑफ दी ब्लड वेसल। वॉल यानी कि हृदय क्या होता है? जब हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करता है। पंप करने पे जो ब्लड होगा, ब्लड कहां जाएगा? महाधमनी से होता है, महाशिराओं में, शिराओं से होते शिराओं में जाएगा। तो वहां से क्या करेगा भाई? ब्लड जो है कहां पे? महाधमनी से, सॉरी अपनी जो रक्तवाहिनियां बोलते हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसको नापने के लिए अपन सबको पता है कि अपना स्टेट का काम लेते हैं, स्पेग्नो मैनोमीटर काम लेते हैं। जो ब्लड प्रेशर नापने वाली जो मशीन होती है, आजकल तो मैनुअल वाली डिजिटल वाली आ गई, लेकिन हमें को क्या करना है? मैनुअल से अगर किसी का ब्लड प्रेशर नापना है, कौन कौन सी जगह होती है, बीपी कप को कैसे बांधा जाता है। तो देखो जो स्टेथोस्कोप होती है उसको कहां रखा जाता है, कैसे ब्लड प्रेशर सुना जाता है। अगर अपने स्पेग्नो मैनोमीटर की बात करें भाई, जो अपना क्या होता है, जो अपना स्पेग्नो मैनोमीटर होता है, स्पेग्नो मैनोमीटर की अपन अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ पटना एम्स ने क्वेश्चन पूछा था भाई। किसने पूछा था? पटना एम्स ने क्वेश्चन पूछा था। ये बताओ जो स्पेग्नो मैनोमीटर होता है इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? जो स्पेग्नो मैनोमीटर होता है भाई, इसमें लगा होता है कि मरकरी लगा होता है, स्केल लगा होता है। तो ये इसकी जो स्केल होती है, ये अपना क्या होता है? मेटल का कप होता है। इधर बीपी का बंधा होता है, यहाँ पे ऑन ऑफ का सिस्टम होता है। तो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 300 mm ऑफ Hg होती है। तो रटना किसी को भी नहीं है। अब mm कप की अगर बात करें तो जो ब्लड प्रेशर का जो अपना जो बीपी कप होता है ना, स्पेग्नो मैनोमीटर की जो बीपी कप होती है, इनकी जो बीपी कप की साइज भी क्या होती है भाई? अलग अलग की होती है। तो अगर अपन बात करते भाई इनकी बीपी कप की, अगर अपन बात करते तो इन्फेंट बच्चा होगा उसके अंदर अलग होगा। अगर अपन बात करके चले एडल्ट के अंदर अलग होगा भाई। देखो आर्म के लिए आता है और थाई के लिए भी आता है। तो अपन बात करते हैं इन्फेंट का हो गया, नियोनेट का भी अपन देख लेते हैं। नियोनेट का भी अपन क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं भाई। जो उनका बीपी कप होता है उनकी साइज क्या क्या होती है? तो साइज क्या होती है? एक लंबाई और चौड़ाई। अगर लंबाई की अगर अपन बात करें तो कैसे भाई? इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ की अपन बात करें तो चौड़ाई, और इसकी जो क्या हो गई? इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो देखो इन्फेंट जो बच्चा होगा उसका जो बीपी कप होता है, इसके बीपी कप की साइज क्या होती है? इन्फेंट वाले की 5 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है? ये इसकी जो 5 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी चौड़ाई होती है। और क्या इसकी कितनी? 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। 15 ये 5 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। किसी को रटने की जरूरत नहीं है। एडल्ट वाले के अंदर जो बीपी कप होता है इसकी 13 सेंटीमीटर, ये क्या होता है? इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है भाई? 30 सेंटीमीटर होती है। किसी को भी रटना नहीं है। इन्फेंट के बाद में नया बच्चा पैदा होगा तो उसके तो छोटा सा बीपी कप काम आएगा क्या? तो इसकी जो क्या होती है? 3 सेंटीमीटर क्या होती है? बीपी कप की चौड़ाई होती है इसकी 3 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर क्या होती है? ये बीपी कप की साइज होगी अकॉर्डिंग टू अलग अलग एज के अकॉर्डिंग। इन्फेंट है तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? उसकी चौड़ाई हो जाएगी, लेंथ 15 सेंटीमीटर। एडल्ट के अंदर बात करें तो 13 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। न्यूनेट के अंदर 3 और 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो डायमीटर होता है बीपी कप का वो कितना होता है? जो हमारा कितना जो सर्कमफेरेंस होता है आर्म से कितना होता है? तो 20% क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है भाई। तो ये हमारा बीपी कप की अपन बात करते हैं कि वेरियस साइज के अंदर होते हैं। अब बात आती है कि सर जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होती है, इसको नापा कैसे जाता है? सीधी सादी बात होती है भाई, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अपन मान के कितना चलते? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना मान के चलते? 120/80 mm ऑफ Hg। जो 120 mm ऑफ Hg, यदि ज्यादा ब्लड प्रेशर उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? हाइपरटेंशन।
यदि बीपी कितना हो जाए अबव 120/80 से ज्यादा हो तो हाइपरटेंशन, यदि बिलो हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। क्या बोला जाता है, बीपी कम होने को बीपी लो है हाइपोटेंशन, बीपी ज्यादा है हाइपरटेंशन। ठीक है, नॉर्मल अपन ने पढ़ लिया। अब आती थी सर जो ब्लड प्रेशर होता है, उस ब्लड प्रेशर को कैसे नापा जाता है। देखो सबसे पहले अगर ब्लड प्रेशर को जो नापने की जो मोस्ट कॉमन बीपी जो नापने का जो मोस्ट कॉमन जो साइट है, ब्लड प्रेशर नापने की जो मोस्ट कॉमन जो साइट है, साइट की अगर अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, लेफ्ट आर्म पे नापा जाता है। कहां पे नापा जाता है भाई, लेफ्ट आर्म सबसे मोस्ट कॉमन जगह होती है। ठीक है, बिल्कुल सबको पता है कि लेफ्ट आर्म पे क्या किया जाता है, सबसे मोस्ट कॉमन जगह होती है। अब देखो यदि अगर किसी का ब्लड प्रेशर नाप रहे तो सबसे पहले मरीज को वही अपन क्या करेंगे, सिटिंग बिठाएंगे भाई ना, बैठाएंगे, या फिर उसको क्या करेंगे सुपाइन पोजीशन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं ब्लड प्रेशर। लेकिन कंडीशन एक होना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर जो बीपी है बट वो कहां पे होना चाहिए, आर्म के लेवल पे क्या होना चाहिए भाई, जो हार्ट के लेवल पे क्या होना चाहिए, हार्ट के लेवल पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो पोजीशन वो हार्ट के लेवल पे। तो ठीक है, ये अपना पढ़ रहे थे बीपी कप की साइज अपने पढ़ लिया। देखो अब बात आती है कि यदि किसी को ऐसा थोड़ी ना कोई आदमी सीढ़ियां चढ़ के आ रहा है, सीढ़ियां चढ़ के आ रहा है, तो ऐसे आदमी का आप क्या करोगे, ब्लड प्रेशर चेक करोगे भाई। उसको कम से कम यदि कोई क्या करा है, चाय कॉफी पिया है, दूध पिया है, गर्म कॉफी पिया है, तो उसको कम से कम भी 15-20 मिनट का क्या करोगे, आराम देने को लिए बोलोगे, नहीं बोलोगे। या कोई आदमी है, ऐसा आदमी है जिसको क्या हो रखा है, सीढ़ियां वीडिया चढ़ के आया, तो ऐसे आदमी का बीपी अगर चेक कर रहे हो तो हमें क्या करना है, उस आदमी को भी रेस्ट करवाना। सबसे पहला देखो भाई, सबसे पहला ब्लड प्रेशर अगर किसी का चेक करते हो सबसे पहले उसको क्या करवाओगे, सिटिंग पोजीशन के अंदर आप क्या करवा दोगे, मरीज को सिटिंग पोजीशन के अंदर आपने बिठा दिया या सुपाइन पोजीशन के अंदर। उसके बाद में आता है क्या करते हैं कि सर उसके बाद में क्या किया जाता, दूसरे नंबर पे क्या किया जाता है, बीपी कप को क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई किसको करना है, अप्लाई करना है किसको करना है, बीपी कप को क्या करना है, बांधना है। मोस्ट कॉमन जगह कौन सी होती है, लेफ्ट आर्म। बताते हैं कि नहीं बताते। अब क्वेश्चन भाई अपनी जो लेफ्ट आर्म है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऋषिकेश एम्स ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये बताओ लेफ्ट आर्म के अंदर आप बीपी कप बांध रहे हो, मोस्ट कॉमन जगह कौन सी होती है। अरे भाई अपनी जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, क्या कौन सी आर्टरी होती है अपनी, ये ब्रेकियल आर्टरी, एंटीक्यूबेटल फोसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ब्रेकियल आर्टरी होती है। इस ब्रेकियल आर्टरी से कितना सेंटीमीटर ऊपर, 2.5 से लेकर के, यानी कि 1 से कितना 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। लेकिन ऊपर होना चाहिए तो कहां पे होना चाहिए, मीडियल कहां होना चाहिए, मीडियल एंटीरियर एस्पेक्ट में होना चाहिए। का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये बताओ कि यदि किसी का ब्लड प्रेशर आप बीपी कप बांध रहे हो लेफ्ट साइड में, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.5 से 4 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कहां पे होना चाहिए, मीडियल एस्पेक्ट। कहां पे, जो ब्रेकियल आर्टरी होती है उसके मीडियल एस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, बीपी कप को आप क्या करोगे, बांधोगे। मीडियल एस्पेक्ट में क्या कर लिया भाई, देखो अपने बीपी कप को क्या कर लिया, मीडियल एस्पेक्ट में यहां पे अपन ने 2 से 7 सेंटीमीटर एंटीक्यूबेटल फोसा है, यह हमारा क्या है एंटीक्यूबेटल फोसा होता है। इससे कितना 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट आर्म पे यहां पे बांधेंगे, नियर बाय हार्ट में होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, जो बीपी कप उसको क्या करना है, बीपी कप को क्या करना है, कनेक्ट करना है। भाई देखो बीपी कप को आपको कनेक्ट करके क्या करना है, जो मैनोमीटर है, ये जो ट्यूब है उस ट्यूब को क्या करना है, कनेक्ट करना है। ट्यूब को कनेक्ट करने के बाद में क्या करना है, एक और एररिंग आती है कि जो बीपी कप है या जो बीपी कप की अगर अपन बात करें, जो अपना जो नापने वाला जो मैनोमीटर है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, उसकी दूरी होनी चाहिए भाई 2.5 फीट। किससे, ये मरीज है और ये पेशेंट है, सॉरी ये मरीज है और ये नर्स बहन जी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए भाई, यहाँ पे बीपी कप रखा हुआ है और यहाँ पे जो मरीज है, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और दोनों के बीच में कम से कम भी 2.5-3 फीट की क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, आपने क्या कर लिया भाई, आपने क्या कर लिया, बीपी कप बांध लिया, 2.5 सेंटी 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर ऊपर बांध लिया, 2.5 फीट की दूरी बांध ली। अब क्वेश्चन आता है भाई तीसरे चौथे नंबर, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है
कि क्या करो, आप पाल्पेट करो। किसको पाल्पेट करो? ब्रेकियल पल्स को अपन क्या करते हैं, ब्रेकियल पल्स को अगर अपन पाल्पेट करते हैं तो पाल्पेट करने के बाद में क्या होता है, कौन से लेवल पे उसके ऊपर करते हुए ब्रेकियल पल्स को हमने पाल्पेट करा। पाल्पेट करने के बाद में क्या होगा, स्टेथोस्कोप को कहां पे रखना है, ब्रेकियल पल्स पे रखना है। यदि पल्स फील हो रही है तो हमें क्या पता चलेगा भाई कि स्टेथोस्कोप के वहां पे क्या करना, अपने ब्रेकियल पल्स के ऊपर आपने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद में भाई देखो हमने क्या कर दिया, मैनोमीटर को बांध लिया, ट्यूब को कनेक्ट कर लिया, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रख लिया, स्टेथोस्कोप भी प्लेस कर लिया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि जो अपना जो स्पेग्नोमेनोमीटर है उसके अंदर जीरो लेवल जरूर देखना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं जीरो लेवल अपन देखते नहीं है, जीरो लेवल नहीं देख रहे। ब्लड प्रेशर का क्या है, यह पारा बढ़ा हुआ और एमएमएचजी ऊपर चढ़ा हुआ, ऐसी वजह से क्या हो सकता है, एररिंग उत्पन्न हो सकती है क्या, तो यह सावधानियां होती है। ठीक है, जैसे ही आपने सब कुछ देख लिया, स्टेथोस्कोप को प्लेस कर लिया, उसके बाद में हमें क्या करना है, जो बीपी कप को क्या होता है, यह हमारा ब्लड जैसे अपना ये स्पेग्नोमेनोमीटर है या हमारा बीपी कप लगा हुआ इधर, ये इसको क्या करना है, यहां पे ब्लेडर की सहायता से हमें क्या करना है, एयर क्या करना है, इनफ्लेट करना है। एयर क्या करना है भाई, उसके अंदर एयर पुश करोगे तो ये बीपी क्या पड़ेगा, पारा ऊपर चढ़ता चला जाएगा क्या, पारा जैसे ही ऊपर चढ़ गया तो हमें क्या करना है, बीपी कप के अंदर क्या करना है, इनफ्लेट करना है। कितना एमएम ऑफ एचजी को एयर कि जहां पे क्या करना है, वहां तक करना है कि जहां पे जाके अपने को पल्स क्या नहीं हो जाए, सुनाई देना बंद कर दे, डिसअपियर हो जाए, वहां तक। तो आपको जब तक हवा भरनी है कि जब तक आपने स्टेथोस्कोप लगा रखा है, स्टेथोस्कोप लगाने के बाद में हमें क्या नहीं सुनाई दे, पल्स सुनाई देना बंद नहीं हो जाए। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे जैसे ही हमें क्या करने लग जाए, बीपी कप के अंदर ब्लड आपने जो स्पेग्नोमेनोमीटर था स्टेथोस्कोप के अंदर था, आपको पल्स सुनाई देना बंद हो जाए, वहीं से हमें क्या करना है भाई, धीरे धीरे क्या करना है, स्लो हमें क्या करना है, डीफ्लेट करना। डीफ्लेट का मतलब होता है 2 से लेकर के 3 mm ऑफ एचजी के हिसाब से हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर को जो स्क्रू उसको ढीला करना। और जहां पे स्क्रू को ढीला करने के बाद में जहां पे हमें पहली हर्ट साउंड सुनाई, पहली जो साउंड सुनाई देगी उसको अपन बोलते हैं, कौन सी बीपी बोलते हैं, सिस्टोलिक बीपी बोला जाता है। और सिस्टोलिक बीपी का दूसरा नाम है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अपना कौन से एम्स के अंदर, जोधपुर एम्स वालों ने क्वेश्चन पूछा था कि जो सिस्टोलिक बीपी होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम क्या होता है। जो सिस्टोलिक बीपी होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम होता है कॉर्टकॉप साइन, कॉर्टकॉप साइन होता है भाई। एक क्वेश्चन देखो फिर यहां से बन गया, क्या बन गया, कॉर्टस्कोप साइन। कौन सा साइन बोला जाता है, कॉर्टस्कोप साउंड बोला जाता है, कॉर्टस्कोप साउंड बोला जाता है। कौन सा साउंड बोला जाता है, कॉर्टस्कोप साउंड बोला जाता है। यदि किसी मरीज को कौन सी साउंड सुनाई दे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हमने क्या करा, डीफ्लेट करने के बाद में 2 से लेकर के 3 mm ऑफ एचजी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को अपना जो स्क्रूज को ढीला करेंगे, ढीला करने के बाद में पहली जो हर्ट साउंड सुनाई देगी वो हमारी कौन सी साउंड सुनाएगी, सिस्टोलिक हर्ट साउंड। और उसका दूसरा नाम क्या है, कॉर्टस्कोप साउंड सुनाई देगी। ठीक है, पहली हर्ट साउंड सुनाई देगी, जस्ट इसके बाद में हमें क्या करना है, लास्ट साउंड। अब जैसे अपन क्या करते हैं भाई, दूसरी जो हर्ट साउंड सुनाएगी, जो दूसरी हर्ट साउंड सुनाई देगी उसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी बोला जाता है। कौन सी बीपी बोलते हैं, डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। डायस्टोलिक का बीपी का दूसरा नाम क्या होता है, मफलिंग साउंड कहलाती है, मफलिंग साउंड। तो भाई देखो क्वेश्चन बन गया, सिस्टोलिक बीपी होती है, क्वेश्चन क्या बन गया, सिस्टोलिक बीपी का दूसरा नाम क्या है, कॉर्टस्कोप साउंड। क्या है भाई, कॉर्टस्कोप साउंड। कौन सा साउंड कहला रहा है, कॉर्टस्कोप साउंड कहला रहा है, इसको बोलते हैं मफलिंग साउंड। तो जो पहली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mm ऑफ एचजी, डायस्टोलिक कितना होता है, 80 mm ऑफ एचजी नॉर्मल अगर अपन पढ़ते हैं। अब ये जो मरीज का किसका बीपी कितना, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर जैसे आपने सुनाई दी थी, सिस्टोलिक सुन ली, डायस्टोलिक सुन ली, उसके बाद में हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर के अंदर जो अपन चेक कर स्क्रू को क्या करना, धीरे धीरे कितना ढीला करते हुए हमें क्या करना। अगर ऐसे गड़बड़ी आ गई है तो हमें क्या करना, वापस चेक कर लेना। तो एक बार मैं वापस बता देता हूं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हृदय के द्वारा जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उनके द्वारा ब्लड क्या किया जाता है,
भाई जो हमारा हृदय होता है, हृदय के द्वारा क्या किया जाता है भाई, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वेंट्रिकल के द्वारा क्या किया जाएगा, ब्लड को भेजा जाएगा तो धमनियों के ऊपर लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। नापने के लिए स्पेग्नोमेनोमीटर और अपना स्टेथोस्कोप की आवश्यकता होती है। पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो मरीज को आने के बाद 10-15 मिनट के लिए बिठाएंगे, रेस्ट करवाएंगे, सिटिंग पोजीशन सुपाइन पोजीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, बीपी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होना जो आर्म वो हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद में हमें मरीज को क्या करना है, जो बीपी कप को कहां बांधना है, लेफ्ट साइड में बांधना है, कितना सेंटीमीटर, 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर ऊपर, कहां पे, जो अपनी ब्रेकियल पल्स है इससे ऊपर, एंटी क्यूबिटल फोसा या एंटीरियर अपने कहां पे, मीडियल एस्पेक्ट में, मीडियल एंटीरियर एस्पेक्ट में बांधना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, मैनोमीटर को किसके साथ में भाई, हवा निकाली थी, डिफ्लेट करा था, उसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में हम चेक करना है कि बीपी कफ के अंदर हमें चेक करना है कि कोई एररिंग तो नहीं, तो 0 लेवल पे हमें मार्क करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, स्टेथोस्कोप को प्लेस करना है कहां पे, ब्रेकियल पल्स के, और हमें सुनना है कि क्या हार्ट साउंड सुनाई दे रही है, क्या हार्ट साउंड सुनाई दे रही है। उसके बाद में हमें धीरे धीरे क्या करना है, स्क्रू को टाइट करते हुए इसके अंदर ब्लैडर को दबाना है, हवा भरनी है। हवा जैसे भर जाएगी, जहां हमारे को आवाज सुनाई देना बंद हो जाए उससे ऊपर 10-5 mm ऑफ एचजी ऊपर नीचे लेके हमें क्या करना है, धीरे धीरे कितने 2 mm ऑफ एचजी प्रति सेकंड के हिसाब से हमें क्या करना है, डिफ्लेट करना है, स्क्रू को ढीला करना है। जैसे जैसे जहां पे हमें पहली हार्ट साउंड सुनाई देगी उसको अपन क्या बोल रहे थे, सिस्टोलिक, जो 120/120 mm ऑफ एचजी होती है, इसको कोर्टस्कोप साउंड बोला जाता है। दूसरी जो हार्ट साउंड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, जो 80 mm ऑफ एचजी होती है, इसको अपन कौन सी बोलते हैं, मफलिंग साउंड बोलते हैं। तो अपना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आउट साउंड सुनने के बाद में हमें क्या करना है भाई, जैसे आपने सुन लिया उसको हमें किस में नोट कर लेना है, नोट अपने जो पास में जो पेपर वगैरह है, जो कागज वगैरह, जो डायरी वगैरह रही उसमें हमें नोट कर लेना है। तो ठीक है फ्रेंड, यह हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। पल्स अपना टेम्परेचर अपना कंप्लीट हो गया, पल्स अपना कंप्लीट हो गया, बीपी अपना कंप्लीट हो गया, अपना टेम्परेचर कंप्लीट हो गया। अब अपना जो बचा है वो बचा है अपना जो नेक्स्ट पैरामीटर, अपना जो पेन और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे अपकमिंग नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।